नमस्कार दोस्तों, मैं सीए वरुण आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जीएसटी अपील के बारे में। जीएसटी अपील किस किस केस में मैं अपनी जीएसटी अपील फाइल कर सकता हूं। जीएसटी अपील फाइल करने के लिए जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद किस ऑप्शन को मुझे इनेबल करना है, फॉर्म फाइल करना है, क्या मुझे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं जीएसटी अपील की। जीएसटी अपील फाइलिंग के लिए सबसे पहले मेरे पास एक ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, राइट। एक ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि क्या, मेरे पास एक ऑर्डर होना चाहिए। वो ऑर्डर असेसमेंट ऑर्डर भी हो सकता है, पेनल्टी ऑर्डर हो सकता है, कन्फिस्केशन ऑर्डर हो सकता है, रिफंड रिजेक्शन ऑर्डर हो सकता है, किसी भी तरीके का ऑर्डर हो सकता है। मतलब कि क्या, वो एक ऑर्डर होना चाहिए, राइट। लेट्स सपोज किसी जीएसटी ऑफिसर ने मेरे अगेंस्ट एक नोटिस इशू किया, या कोई एक सम्मन इशू किया, या कोई एक मेमो इशू किया। अब मुझसे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मंगाई गई या मुझे हियरिंग के लिए बुलाया गया, तो इन केस में मैं इस नोटिस या सम्मन के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि वो एक ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर होना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं ये जो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट मैं अपील फाइल करना चाहता हूं। लेट्स सपोज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर इशू किया और वो ऑर्डर है असेसमेंट ऑर्डर हो सकता है, यानी अंडर सेक्शन 73 और 74 में मेरे अगेंस्ट टैक्स डिटर्मिनेशन ऑर्डर इशू किया गया, जहां पर टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड या आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज का केस था। या फिर मेरे अगेंस्ट एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया अंडर सेक्शन 62 और 63, या फिर एक समरी असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया अंडर सेक्शन 64, या फिर एक पेनल्टी इंपोज करी गई, राइट। मेरा असेसमेंट ऑर्डर देख लिया, असेसमेंट ऑर्डर इशू किया गया, या फिर एक पेनल्टी ऑर्डर इशू किया गया, या फिर वो सेक्शन 127 में, 129 में किसी भी तरीके की मेरे अगेंस्ट कोई पेनल्टी लगाई गई, तो उस पेनल्टी के अगेंस्ट, उस पेनल्टी ऑर्डर के अगेंस्ट मैं अपनी अपील फाइल कर सकता हूं। सेक्शन 130 में कन्फिस्केशन ऑर्डर हो सकता है जिसके अगेंस्ट मैं अपील फाइल करना चाहता हूं, राइट। तो ये हमने देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हाथ में एक ऑर्डर की कॉपी होनी चाहिए, राइट। अब किसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर इशू किया। अब उस ऑर्डर से मैं एग्री भी हो सकता हूं और डिसएग्री भी हो सकता हूं। अगर मैं एग्री होऊंगा तो अपील का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर मैं डिसएग्री होऊंगा, डिसएग्री में भी पार्टली एग्री होऊंगा, पार्टली डिसएग्री होऊंगा, राइट, तो यहां पर मेरा अपील का क्वेश्चन आ जाएगा। अब बात करते हैं, मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट चाहे तो मैं फुल्ली या पार्शली डिसएग्री हूं, मैं अपील फाइल करना चाहता हूं, और अपील फाइल करने के लिए मेरे पास एक हायरार्की दी गई है। वो हायरार्की क्या है? मुझे 4 लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी है, राइट। और जो ये बेसिकली एक फर्स्ट लेवल ऑफ अपील जो फाइल करी जाएगी अपीलेट अथॉरिटी में करी जाएगी, और सेकंड लेवल ऑफ अपील फाइल करी जाएगी वो आपकी अपीलेट ट्रिब्यूनल में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, राइट। ये आपकी बेसिकली एक हायरार्की दी गई है। इस हायरार्की मतलब फर्स्ट लेवल अथॉरिटी, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, इस तरीके से, राइट। अब मुझे जो फर्स्ट लेवल ऑफ अपील है, फर्स्ट लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी है जहां पर मुझे अपील फाइल करनी है, जो सेक्शन 107 गवर्न करता है। और 107 ये कहता है कि आपको अपील जो फाइल करनी है वो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फाइल करनी है, राइट। मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू हुआ, ऑर्डर इशूइंग डेट कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जिस डेट को मुझे सर्व हुआ वहां से 3 मंथ का टाइम दिया गया, उस 3 महीने के अंदर मुझे अपील फाइल करनी है। सेक्शन 107 ये कहता है, राइट। अब 3 महीने के अंदर तो मुझे अपील फाइल करनी है, और अगर 3 महीने के अंदर नहीं कर पाया, अगर मेरा कोई रीजनेबल कॉज है, तो मैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिक्वेस्ट लगा करके अपनी अपील फाइल कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है, राइट। और वो भी अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हुए तो, राइट। अब हम बात करते हैं कि अब मुझे अपील फाइल करनी है, राइट। मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर आया, उसके अगेंस्ट मैं अपील फाइल करना चाहता हूं, और फर्स्ट लेवल ऑफ अपीलेट अथॉरिटी है, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 107, जहां पर अगर टैक्स पेयर अपील फाइल कर रहा है तो वो फॉर्म होगा जीएसटी APL 01, और अगर डिपार्टमेंट, अगर कमिश्नर की तरफ से कोई डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर अगर अपील फाइल कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म होगा APL 03। लेकिन आज हम बात करेंगे टैक्स पेयर के एंगल से, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक क्लाइंट को लॉगिन किया गया है। लॉगिन करने के बाद आप यहां पर देखेंगे मल्टीपल टैब्स हैं। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यूजर सर्विसेज में जाएंगे, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाएंगे। व्यू नोटिस एंड ऑर्डर में जाने के बाद आप इस एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। यहां पर आपको जो भी आपके अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया, नोटिस इशू करने के बाद आप उसका रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई करने के बाद अगर वो आपके रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने के बाद जो है आपके अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर दिया जाएगा।
जो नोटिस इशू किया जाएगा DRC01 की समरी के साथ किया जाएगा। जो ऑर्डर इशू किया जाएगा DRC07 में इशू किया जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये हमारे अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया, यहाँ पर हमारे अगेंस्ट ऑर्डर इशू हो गया, राइट। अब मैं बात करता हूं, मुझे इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी है। मैंने इस रेफरेंस आईडी को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सर्विसेज में जाना है। यूजर सर्विसेज में जाने के बाद माई एप्लीकेशन में जाने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेव्ड एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर सर्विसेज में जाने के बाद माई एप्लीकेशन में जाएंगे। माई एप्लीकेशन में जो ये एप्लीकेशन टाइप है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, राइट। आप इस पे क्लिक करेंगे, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप एक अपील फाइल कर रहे हैं, राइट। आप एक अपील फाइल कर रहे हैं, आप देखेंगे ऊपर देखेंगे APL 01। इसका मतलब हमने जो ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं, ये हमारा APL 01 में ही जा रहा है, राइट। जो कि हमने बात करी थी, APL 01 में हम इसका फॉर्म होगा, इसके अगेंस्ट हम अपील फाइल करेंगे। अब फर्स्ट चीज आपसे ये मांगी जा रही है कि इज दिस ऑर्डर पर्टेनिंग टू मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर। भाई मेरा एक ही फाइनेंशियल ईयर का केस है या मेरा मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का केस है। मैंने यहाँ पे इसे नो सिलेक्ट कर लिया। नो सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। ऑर्डर टाइप में आपके पास मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस हैं, जिसको आपने, जो आपका रेलिवेंट ऑर्डर टाइप होगा, आपने यहाँ पर उसे सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर किस किस तरह के ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एनफोर्समेंट ऑर्डर है, राइट। आपका डिटेंशन एंड सीजर का केस है, तो उस केस में आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपका असेसमेंट का केस है, इससे नीचे वाले पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन ऑर्डर है, LUT ऑर्डर है, रिफंड ऑर्डर है, तो वो सब चीजें आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसमें जो भी आपका रेलिवेंट ऑर्डर टाइप होगा उसे आप सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरे केस में असेसमेंट डिमांड ऑर्डर का केस है। मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल V करके इसे पेस्ट कर दिया। ऑर्डर ID जो मैंने जनरेट वहां पे कॉपी करी थी। अब मैं यहाँ पे जैसे सर्च पे क्लिक करता हूँ, सर्च पे क्लिक करते ही इसने यहाँ पर ये वाली जो डिटेल थी, जो पीरियड ऑफ डिस्प्यूट था, वो ऑटोमेटिकली इसने फेच कर लिया, राइट। यानी इसने मुझे ये बता दिया कि जो आपका डिस्प्यूट है ना, वो 2017-18 का है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो रीजंस हैं, जिस रीजंस की वजह से वो ऑर्डर आपके अगेंस्ट इशू किया गया, वो आपके पास एक लिस्ट दे दी गई। आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर इशू हुआ, ऑर्डर किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है। भाई वैल्यू ऑफ सप्लाई का केस हो सकता है, आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड आपने टैक्स जो है वो कम जमा कराया था, उसका केस हो सकता है। ITC गलत ले लिया, वो हो सकता है। प्लेस ऑफ सप्लाई का रीजन हो सकता है, या कुछ भी आपके अगेंस्ट रीजन हो सकता है। तो आपने इस लिस्ट में जो आपकी रेलिवेंट कैटेगरी ऑफ डिस्प्यूट है, वो आपने सिलेक्ट करना है। मेरे केस में 4 नंबर है, मैंने इसे 4 नंबर पे क्लिक कर लिया। आपके केस में अगर आप ये कहते हैं कि मेरे जो रीजन है, जो कैटेगरी है, वो एक नहीं ज्यादा है, तो यहाँ पर इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके मल्टीपल कैटेगरी ऑफ रीजन भी जो है आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब इसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्यूटेड अमाउंट एंड पेमेंट डिटेल। मतलब कि क्या, हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखते हैं ये क्या हमसे मांगता है। यहाँ पर इसने मुझे बताया कि जो ये डिमांड थी ना, वो डिमांड थी हमारी 2,78,000 की, राइट। 2,78,000 की जो डिमांड थी, उसका इसने मुझे ब्रेकअप दिखा दिया कि जो आपके अगेंस्ट डिमांड क्रिएट करी गई, वो CGST एंड SGST की डिमांड है। और फर्दर जो हमारा सेक्शन 173 में जो ऑर्डर पास किया गया, उसमें CGST जितना अमाउंट था, उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, प्लस पेनल्टी लगाई गई 10% के हिसाब से, राइट। अब ये यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर जो है डिमांड जितने की क्रिएट करी गई, उसने मुझे बता दिया, CGST के पोर्शन में भी बता दिया और SGST के पोर्शन में बता दिया कि इतना टैक्स था, इंटरेस्ट था, पेनल्टी थी, और इसने मुझे बता दिया। अब सेक्शन 107 जो ये कहता है कि आपको अपील फाइल करने से पहले जो भी अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट है, उसका 10% आपने जमा करा देना है, राइट, एज ए प्री डिपोजिट। वो दो चीजें कहता है। भाई आपके अगेंस्ट 100 रुपए की डिमांड क्रिएट करी, 100 रुपए की डिमांड में हो सकता है कि आप 40 रुपए के अमाउंट पे आप एग्री हो और 60 रुपए के अमाउंट पे आप डिसएग्री हो। आप 40 रुपए के अमाउंट पे अगर आप एग्री हो ना, तो वो डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप इस 40 रुपए के अमाउंट को फर्स्टली जमा कराओ, एज ए पेमेंट आप जमा कराओ, और जो 40 रुपए का अमाउंट होगा वो आपने सिर्फ 40 रुपए जमा नहीं कराने, आपने 40 प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, ये तीनों पोर्शन को जमा कराना है। यानी जो भी आपका एडमिटेड पोर्शन होगा,
उसमें कोरस्पॉन्डिंगली जितना भी इंटरेस्ट होगा, पेनल्टी होगी, वो आपको जमा करानी है। मेरे केस में लेट्स सपोज 40 रुपए का अमाउंट है मेरा, एडमिटेड अमाउंट प्लस 10 रुपए का इंटरेस्ट है, प्लस 10 रुपए की पेनल्टी है, तो मुझे 60 रुपीज तो ये जमा कराने हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो 60 रुपीज जमा कराने हैं, क्या ये 60 रुपीज मुझे ई कैश लेजर से जमा कराने हैं या मैं अपनी ई क्रेडिट लायबिलिटी से भी जमा करा सकता हूं? राइट, द आंसर इज कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपका असेसमेंट हो सकता है, पेनल्टी हो सकता है, राइट। अगर वो असेसमेंट का ऑर्डर है जहां पर आपकी जो डिमांड क्रिएट करी गई है वो टैक्स से रिलेटेड है, वो टैक्स से रिलेटेड है, तो उस केस में जो मेरे केस में 40 प्लस 10 था, वो जो अमाउंट होगा 40 रुपीज का, जो मेरा टैक्स लायबिलिटी के केस में है, उस 40 रुपीज को ही मैं अपने ई क्रेडिट लेजर से सेटअप कर सकता हूँ। बाकी 10 रुपए को भाई ई कैश लेजर से पैसा जो मुझे जमा कराना है, भाई टैक्स के अलावा जो भी आपका अमाउंट ऑफ जो वो है, इंटरेस्ट है, लेट फीस है, आपका पेनल्टी है, ये तो आपको वैसे भी कैश लेजर से जमा करानी होती है, वो तो आपको वैसे ही कैश लेजर से जमा करानी होती है। इसका मतलब जो टैक्स का अमाउंट है वो आप अपने ई क्रेडिट लेजर से जमा करा सकते हो। ई क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो आप अपने ई कैश लेजर से जमा कराने पड़ेंगे, लेकिन आपको इस 40 रुपीज से रिलेटेड जितनी भी डिमांड है वो आपको, जो एडमिटेड पोर्शन है वो आपको अपील फाइलिंग से पहले पहले जमा करानी है, वो आपको यहाँ पर जो है उसको मेंशन करना है, राइट। अब हम बात करते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट की। भाई मेरे केस में सारा ही डिस्प्यूटेड है, लेट्स सपोज। अच्छा, एक चीज और हम इसको बता देते हैं। देखो, हमने एडमिटेड पोर्शन का देख लिया, प्री डिपॉजिट का हमको 10% जमा कराना है, लेकिन वो डिस्प्यूटेड अमाउंट का जमा कराना है, लेकिन एडमिटेड को तो हमें सारा ही जमा कराना है। अब हम बात करते हैं डिस्प्यूटेड अमाउंट की। 40 रुपए हमारा एडमिटेड था, 60 रुपए हमारा लेट्स सपोज डिस्प्यूटेड है। अब ये जो 60 रुपीज मेरा डिस्प्यूटेड रहेगा, इसमें प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, लेकिन लो यहाँ पर ये कहता है, लेट्स सपोज मेरा 60 प्लस 10 था, 80 रुपीज की मेरी डिमांड थी, लेकिन यहाँ पर लो ये कहता है ये जो 60 रुपीज है ना, इसका 10% आपको एज ए प्री डिपॉजिट जमा कराना है, राइट। मेरे केस में 60 रुपीज का 10% 6 रुपीज मुझे जमा कराना है। अब क्वेश्चन यहां पर भी सेम आता है कि क्या आप इस प्री डिपॉजिट को भी आप अपने ई क्रेडिट लेजर से जमा करा सकते हो, या आपको इसके लिए भी आपको ई कैश लेजर से जमा कराना है? द आंसर इज, आपको ये देखना है कि वो मेरा असेसमेंट ऑर्डर था या पेनल्टी ऑर्डर था। भाई लो यहां पर ये कहता है कि ई क्रेडिट लेजर के पैसे को आप अपने टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हो, अपने टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर वो असेसमेंट ऑर्डर है, 60 रुपए का मेरा जो है वो टैक्स का अमाउंट मेरे से मांगा गया, राइट, तो वो 60 रुपए जो है वो मेरी एक तरह की टैक्स लायबिलिटी तो है। लो यहाँ पर ये कहता है कि इस 60 रुपीज का 10% आप जमा करा दो, बाकी 90% हम स्टे कर देंगे, बाकी 90% जो है हम स्टे कर देंगे। 6 रुपीज जमा करा दो, बाकी का जो अमाउंट है हम आपको स्टे कर देंगे, लेकिन जो 6 रुपीज जमा कराओगे ना, वो आपको ई क्रेडिट लेजर से जमा करा सकते हो, मान लिया, राइट, वो आपको ई क्रेडिट लेजर से जमा करा सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सपोज मेरे अगेंस्ट कोई 127 में पेनल्टी लगाई गई और उसके अगेंस्ट मैं अपील फाइल कर रहा हूं, लेकिन पेनल्टी इज नॉट अ टैक्स अमाउंट, राइट, तो उस केस में मुझे वो वाला जो अमाउंट होगा उसका जो 10% होगा तो वो मुझे ई कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा। क्लियर है? अब मैं यहां पर बात करता हूं डिस्प्यूट की। जो डिस्प्यूट है, लेट्स सपोज मेरा सारा ही डिस्प्यूटेड है, मैं कोई भी अमाउंट एडमिटेड में नहीं डालूंगा, मेरा जितना भी अमाउंट है वो सारा का सारा डिस्प्यूटेड रहेगा। इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर अमाउंट और डिस्प्यूटेड मैंने 278 सारा ही यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर डिमांड कितने की क्रिएट करी गई थी? 278 की डिमांड क्रिएट करी गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे अमाउंट और डिमांड एडमिटेड, भाई आपने डिस्प्यूटेड कैटेगरी में सारा ही अमाउंट डाल दिया, तो डिमांड एडमिटेड कैटेगरी में तो जीरो ही होगी ना, तो यहाँ पर आपकी जो है ये वाली जो है वो जीरो डिमांड हो गई। अब इसके बाद मांगता है प्री डिपोजिट। भाई बाई डिफॉल्ट ये 10% ले रहा है, बट अगर आप के पास हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी से कुछ परमिशन है, राइट, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो उस केस में अगर आपके पास कुछ अप्रूवल्स हैं जिससे आप लेट्स सपोज आपका 5% ऑफिसर ने अथोराइज करा हुआ है, कमिश्नर लेवल ने, कि आप 10% की जगह आप 5% जमा करा सकते हो, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, ये एडिटेबल है। लेकिन हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हम 10% जमा कराना चाहते हैं, तो जो टैक्स अमाउंट का 10% होगा वो इसने मुझे बता दिया कि आपको प्री डिपोजिट इतना अमाउंट जो है वो आपको जमा कराना है इतना अमाउंट, राइट। अब ये आपसे पूछ रहा है अमाउंट पेड यहाँ पे ये दिखा रहा है 6624 इतना अमाउंट दिखा रहा है। और इतना अमाउंट दिखाने के बाद इसमें जो नीचे बैलेंस पेबल आ रहा है, बैलेंस पेबल में, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यूटिलाइज आईटीसी कैश, राइट, वो मैंने क्लिक किया हुआ था
और उसके बाद आप देखेंगे बैलेंस अमाउंट जो है वो मेरा 0 आ गया। अब मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा कंप्लीटेड है, राइट? ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीटेड है। मैं बैक पे जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये सिलेक्टेड है, और सिलेक्टेड होने के बाद अब आप देखेंगे APL 01 जो मेरा फॉर्म है, उस फॉर्म को मुझे फाइल करना है। उसमें दो पोर्शन जो है वो आपके मेन है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक आपको टेम्पलेट दिया गया है, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इसने आपको एक फॉर्म दे दिया, जहां पर पॉइंट नंबर 9 से स्टार्टिंग है और पॉइंट नंबर 17 से स्टार्टिंग पे एंड है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 9 से पहले के जितने पोर्शन है वो सारे के सारे आप देखेंगे ना, यहाँ पर ऑलरेडी इस फॉर्म में मेंशन किए गए हैं यहाँ, राइट? कि पीरियड और डिस्प्यूट क्या रहेगा, ये सब चीजें ये आपके यहाँ पे मेंशन की गई है। अब यहाँ पर आपको जो मेन चीज ध्यान देनी है वो आपको देनी है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ग्राउंड ऑफ अपील में। भाई कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसके अगेंस्ट आप जिसपे आप अपील फाइल कर रहे हो, जिसपे आप फाइट करना चाहते हो, राइट? और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, बेसिकली आपके फैक्ट ऑफ द केस क्या है वो आपने वहां पर एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि जी मेरे अगेंस्ट इस डेट को नोटिस आया, इस डेट को ऑर्डर आया। आप कहते हैं जी मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया गया, नेचुरल लॉ जो है उसको फॉलो नहीं किया गया, राइट? और नेचुरल जस्टिस ऑफ लॉ जो है वो आपको फॉलो नहीं किया गया, या आप इस इतने की डिमांड निकाली गई, राइट? वो वहां पर आपको जो है ना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। और आपको ऑन मेरिट्स में जाकर के जो भी आपके प्रोविजंस कहते हैं, जो आपका लॉ कहता है, सेक्शन कहते हैं, अगर आप वहां पर किसी जजमेंट को यूज करना चाहते हैं वहां पर वो यूज कीजिए, सेक्शन को, रूलिंग को। अगर आप कोई सर्कुलर यूज करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ऑन मेरिट्स में जाकर के, सेक्शन में जाकर के आपने इसको फिल करना है, राइट? तो ये आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, जो ग्राउंड ऑफ अपील है, वो आपकी प्रिसाइज होनी चाहिए, चीजों को एक्सप्लेन करने वाली होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, लेट सपोज ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा कंप्लीटेड है। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा APL 01 है। APL 01 जो है वो हमने यहाँ पर इसे अपलोड कर दिया, मैंने इसे अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद जो मेरा APL 01 होगा उस फॉर्म को मैंने फिल किया। फिल करने के बाद जो है उस पर सेल्फ सर्टिफाई किया, उसको मैंने यहाँ पे सेल्फ सर्टिफाइड बाय द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, जो आपका ऑर्डर है उसका अनेक्चर है, उसको आपने सेल्फ सर्टिफाई करना है और उसको अपलोड करना है। और अगर आपने उसको एट दिस स्टेज आपने उसको अपलोड कर दिया तो आपको एक प्रोविजनल जो एक्नॉलेजमेंट दी जाएगी वही आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मान ली जाएगी। या आज आपने अपील फाइल करी और अगले 7 दिन के अंदर अंदर आपने इस डॉक्यूमेंट को सेल्फ सर्टिफाइड, जो ऑर्डर की कॉपी है, जो आपका ऑर्डर है, उसको अगर आपने सेल्फ सर्टिफाई करके आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दिया, और उसके बाद जो जिस डेट को आपकी अपील फाइल हुई है, या यूं कहें कि प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट जिस डेट को आ गया उसी डेट को आपकी अपील फाइलिंग मान ली जाएगी, राइट? अपील फाइलिंग मान ली जाएगी। और अगर आप 7 दिन के अंदर नहीं करते, 7 दिन के बाद करते हैं, जिस डेट को आप अपील उसके लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, और वही डेट आपकी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील मान ली जाएगी। और जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील है वहां से 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर, ऐसी डायरेक्शन है, कोई कंपल्शन नहीं है, अपीलेट अथॉरिटी इसका डिसीजन देगी, राइट? और ये जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ये डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कर सकते हैं, राइट? तो वो आपकी डिस्क्रिप्शनरी वो है। आप अब इसमें बात करते हैं जो मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैक्सिमम मैं यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ, और एक डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है ऑर्डर की कॉपी लगाई, साइंड ऑर्डर अनेक्चर, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन डाल देना है। और APL हो गया हमारा, और हमारे केस में जो है DRC 7 इसके ऑर्डर की कॉपी है। फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान देना, जो मुझे अपील फाइल करनी है 3 महीने के अंदर करनी है, 3 महीने के अंदर अपील फाइल नहीं कर पाया तो मुझे फर्दर 1 महीने का टाइम पीरियड दिया गया है। और अगर मैं उस 1 महीने को यूज कर रहा हूँ तो मुझे इस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के लिए एक रिक्वेस्ट अपलोड करनी पड़ेगी। मेरा केस जो है, मेरे केस में हमारी जो है वो 8 दिन जो है हम उस 3 मंथ से ऊपर है, तो हमने वहां पर वो पूरा फैक्ट ऑफ द केस एक्सप्लेन किया है, जहां पर हमने ये बताया है कि इस डेट को ऑर्डर इशू किया गया था, 3 महीने यहाँ तक होते हैं, और यहाँ तक होने के बाद जो हम आज अपील फाइल कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डेज हैं जो हम इस 3 मंथ से ऊपर चल रहे हैं, और वो इस रीजन की वजह से आप इसे कंडोन कर दीजिए।
तो हमने इसकी एक रिक्वेस्ट लगाई है। अगर आपका भी ये वाला केस है तो आपको इसके लिए रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर हमने कॉन्डोनेशन जो ऑफ डिले है ये भी हमने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी लगा करके रखी है, साइंड कॉपी सॉरी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे फाइल करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, इसे जो है ईवीसी करने के लिए इसे प्रोसीड कर दिया। प्रोसीड करने के बाद जो है अब ये इसने मुझसे ओटीपी मांगा, हमने ओटीपी जनरेट कर दिया। सर एक ओटीपी दे रहा हूँ, EA31 F for France, B for बॉम्बे। ओके सर, ओके। तो फ्रेंड्स देखेंगे अब हमारी अपील फाइल हो चुकी है, राइट। अब ये अपील फाइल हो चुकी है, उसकी एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट हो चुकी है ऑन सबमिशन ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी अपील फाइलिंग का प्रोसेस था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।